गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9th, विषय हिंदी। और इसकी जो कविता है, बादल को घिरते देखा है, ये कविता हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके कवि हैं नागार्जुन जी। अब इनका संक्षिप्त परिचय यदि हम लोग ले तो इनका जन्म जो है वो 30 जून 1911 दरभंगा बिहार में हुआ है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां जो है युगधारा, खिचड़ी, विप्लव, विप्लव देखा हमने, भूल जाओ पुराने सपने आदि इनके कविता संग्रह हैं। फिर नई पौध, आसमान थे चांद तारे, कथा मंजीरी भाग 1-2, इस तरह इनके जो है प्रमुख कृतियां हैं। और आज जो हम लोग कविता देखने वाले हैं, बादल को घिरते देखा है, प्रस्तुत कविता में बाबा नागार्जुन जी ने प्रकृति सौंदर्य का वास्तविक रूप का बड़ा सुंदर ही वर्णन यहाँ पर किया है। आपको दिख रहा होगा चित्र में कि ये जो अ, पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है, हिमालय की पहाड़ियाँ, तो उसके यहाँ पर कवि ने बादल को घिरते देखा है। देखिए, ये जो हिमालय की चोटी है, उसके वहां पर आपको बादलों को घिरते देखा है। ये जो सुंदर दृश्य है प्रकृति का, ये कवि ने हमारे सामने यहाँ पर उसका वर्णन किया है। उन्होंने इस तरह वर्णन किया है कि ऐसा हमें लगता है कि ये जो हिमालय की जो चोटी है वो हमारे आंखों के सामने ही है। इस तरह का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ के जो शब्दार्थ आपको रहेंगे वो पहले आप देख लीजिए। अच्छा, शब्दार्थ बाद में देती हूँ आपको। शब्दार्थ आपको बाद में दिखाई देंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ वो कविता का स्पष्टीकरण लेते हैं। तो ये जो हम यहाँ की जो पंक्तियां हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल मतलब स्वच्छ, धवल मतलब सफेद, गिरी पर्वत। तो ये जो यहाँ पर वर्णन है, हिमालय के शिखर का वर्णन किया गया है, हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। और हिमालय की जो चोटियां होती हैं वो हमेशा स्वच्छ बर्फ से ढकी हुई होती हैं। तो पहले इसका अर्थ यही है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, स्वच्छ सफेद पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे। अब आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो ओस की बूंद होती है, ओस की बूंदे जो हैं, वहां जो कमल के फूल खिले हैं, उस पर वो ओस की बूंदे हैं, तो उसका वर्णन आगे दिया है। तो उनको मोती जैसे कहा गया है। आप यदि देखोगे सुबह उठकर जो पत्तों पर ओस की बूंदे होती हैं, तो मोती जैसे वहां पर वो दिखाई देती हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों में। अब उनके जो शीतल जो कण हैं, किसके, कमल के फूल के, सॉरी, ओस के बूंद के, मानस सरोवर के उन स्वर्णिम, मानस सरोवर वहां पर जो हिमालय के आ, हिमालय के जो मानस सरोवर है, ये बहुत ही सुंदर झील है। और इस झील में जो कमल के फूल खिले हुए हैं, उन पर शीतल ओस की बूंदों को जो है कवि ने वहां पर देखा है, गिरते देखा है, कमलों पर गिरते देखा है। और उन्हीं को ऐसे लग रहा है जैसे कि
ये स्वर्णिम कमल कहा गया है। कमल को स्वर्णिम कमल इसलिए कहा गया है कि इस कविता का जो उन्होंने वर्णन किया है वो सुबह का किया है। तो जो कमल के फूल है उन पर वो सूर्य की जो किरणें आ गई हैं, इसके कारण वो कमल जो है स्वर्ण की तरह दिखाई दे रहे हैं। और इन उनके ऊपर जो ओस की बूंदें हैं, ऐसे लग रहा है कि मानो उसके ऊपर जो है मोती अ, उनके ऊपर जो है मोती वहां पर बिखरे हुए हैं, वहां पर गिरे हुए हैं। तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये पंक्तियां हो गई, हम लोग आगे वाली लेते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर जो है कवि ने हिमालय का यहाँ पर वर्णन किया गया है, हिमालय के चोटी का। तो यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं? तुंग मतलब ऊंचा। तुंग का अर्थ क्या लेना है आपको? ऊंचा। आपको बाद में मैं शब्दार्थ देती हूँ। ऊंचे हिमालय के कंधों पर, कंधे देखिए अपने सर से नीचे होते हैं, तो हिमालय के मतलब थोड़ा नीचे, हिमालय के कंधों पर मतलब हिमालय के ऊंचा हिमालय के थोड़ा नीचे छोटी बड़ी कई झील है, अनेक झीलें हैं वहां पर, छोटी बड़ी झीलें। और वो जो झीलों का जो पानी है बेटा, वो इतना स्वच्छ है कि जो अब हम लोग आगे देखते हैं, उनकी स्वच्छता का प्रतीक आगे दिया गया है, वो कितनी स्वच्छ है। उनके श्यामल नील सलिल में, उनका जो पानी है, सलिल का अर्थ लेना है आपको पानी या जल। तो ये जो छोटी बड़ी जो झीलें हैं, उनके पानी का जो रंग है वो श्यामल और नीला रंग का पानी है। तो आप बोलोगे कि ये ऐसा पानी कैसे हो गया, नीले रंग का पानी कैसे हो गया? तो पानी में नीला रंग मिला है क्या? नहीं। वो नदियाँ इतनी स्वच्छ है, वहां का पानी इतना स्वच्छ है कि जो ऊपर नीला आकाश है, उसकी वो जो मतलब आकाश की जो छाया है, जो परछाई है, वो पानी के अंदर आ गई है। और इसलिए पूरा जो पानी का रंग है, वो नीले रंग का, श्यामल रंग का वो पानी दिखाई दे रहा है। मतलब वहां के पानी की स्वच्छता का प्रतीक हमें वहां पर दिखाई दे रहा है। तो तुंग मतलब ऊंचे हिमालय के कंधों पर, मतलब ऊंचे हिमालय के थोड़ा नीचे छोटी बड़ी जो है कई झीलें हैं, और उनका जो पानी है, उनका जो जल है, वो श्यामल और नील रंग का है। समतल देशों से आकर, समतल मतलब मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेशों से आकर, कौन आ रहा है? देखिए मैदानी प्रदेशों से कौन आ रहा है? आकर पावस की उमस से आकुल। पावस मतलब वर्षा, बारिश। मैदानी प्रदेशों में हम लोग देखते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है कि कड़ी धूप होने लगती है, और इसके कारण जो है वातावरण में एक तरह की उमस बढ़ जाती है। तो इस ये उमस के कारण क्या हो जाता है, पक्षी हैं वो क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। फिर वो क्या करते देखिए, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते। अब देखिए, आपको तिक्त का अर्थ लेना है तीखा, और विष तंतु मतलब वो जो कमल की जो डंठल होती है उसे कहा गया है विष तंतु। तो अ, ये जो तीखे कमल के जो डंठल है, उसको खोजते हुए, उनको खोजते हुए, कमल के डंठल को खोजते हुए हंसों को तीरते देखा है। तीरना मतलब क्या? तैरना। हंसों को तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब हमने ये जो पंक्तियां, उसमें क्या अर्थ लिया है देखिए, कि ऊंचे हिमालय के कंधों पर जो है छोटी बड़ी कई झीलें हैं, और उनका जो जल है, सलिल आया है यहाँ पर अर्थ शब्द, सलिल मतलब जल या पानी।
वो किस रंग का है? श्यामल नील रंग का है। और मैदानी प्रदेशों से ये जो हंस हैं, ये वहां पर बारिश के बाद, वर्षा ऋतु के बाद जो वातावरण में एक तरह की उमस बढ़ गई है, जो कड़ी धूप हो गई है, उससे जो वो व्याकुल हो रहे, दुखी हो रहे, इससे छुटकारा पाने के लिए वो यहाँ पर तैरते तैरते जो है आ गए हैं और वो कमल के डंठों को क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। इस तरह का वर्णन ये जो है दूसरी पंक्ति में कवि ने यहाँ पर किया है। तो ये इस तरह का वर्णन किया है जैसे कि हम लोग यदि कल्पना करते तो हमारे सामने वो दृश्य हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह वो झील का पानी श्यामल नील रंग का है और वहां से समतल मतलब मैदानी प्रदेशों से जो हंस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं कि वहां पर वर्षा ऋतु के कारण क्या हो गया है, कड़ी वर्षा ऋतु के बाद जो कड़ी धूप आई है और उससे जो उमस बढ़ जाती है वातावरण में, उससे छुटकारा पाने के लिए कमल के डंठल को खोजते हुए ये हंसों को तैरते हुए कवि ने देखा है। चलिए आगे। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। देखिए कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत ऋतु का वर्णन है। बसंत ऋतु की प्रभात का कवि नागार्जुन कहते हैं कि बसंत ऋतु के सुंदर प्रभात में देखिए सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल मतलब क्या? पवन, हवा। तो हवा जो है वो मंद मंद बह रही है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कविता में कौन से ऋतु का वर्णन किया गया है? तो बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। किस समय का वर्णन है? ये सुबह का वर्णन है। और अनिल जो है, हवा जो है, वो मंद मंद वहां पर बह रही है। बाल अरुण की मृदु किरणें थी। बाल अरुण, बाल मतलब छोटा, बचपन का जो सूरज मतलब सुबह सुबह जो बाल सूर्य निकला है, उसकी जो लाल किरणें हैं, वो लाल किरणें जो हैं वो आसपास की चोटियों पर वहां पर पड़ रही हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है देखिए। बाल अरुण, अरुण मतलब क्या? लाल रंग का जो सूर्य है, बाल अरुण। बाल अरुण की मृदु किरणें थी। सुबह सुबह जो सूरज निकलता है, उसकी जो किरणें होती हैं वो क्या होती है? बहुत ही कोमल और मृदु होती हैं। बाल अरुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। जो आजू बाजू के जो शिखरों पर ये जो कोमल किरणें आ रही हैं, उसके कारण वो जो शिखर है, वो जो चोटियां है, वो जो पर्वत पहाड़ियां हैं, वो ऐसे लग रही है मानो जैसे कि वो स्वर्ण की हो। अब आगे देखिए। सुबह का वर्णन यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ऋतु बसंत है, सुप्रभात है, सुबह का समय है, हवा जो है वो मंद मंद बह रही है और उसी में जो बाल सूर्य की लाल लाल किरणें हैं वो आसपास की चोटियों पर पड़ रही हैं, जिसके कारण वो स्वर्ण की तरह लग रही हैं। एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग होकर, विरहित होकर, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। अब यहाँ पर आपको आगे पता चलेगा कि ये जो आगे का जो वर्णन है ये सुबह का वर्णन होने के बाद यहाँ पर रात भर में जो एक पक्षी होते हैं उनकी यहाँ पर जोड़ी का वर्णन किया गया है। चक चकवा चकई, ये जो पक्षी होते हैं ये रात में अलग अलग हो जाते हैं और सुबह वो फिर से मिलते हैं। तो इन पक्षियों का वर्णन यहाँ पर आया है। तो हम लोग आगे देखेंगे वो एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग अलग होकर सारी रात उनको बितानी पड़ती है। निशा निशा के चिर निशा काल के चिर अभिशापित, निशा काल रात्रि के काल में जो उनको अभिशाप मिला था, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवाल की हरी दरी पर प्रेम कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है।
देखिए, ये उसका यहाँ पर अर्थ दिया है। इनको रात का एक निशा काल मतलब रात्रि का एक अभिशाप मिला हुआ है, एक शाप मिला हुआ है चका-चकई को कि वो रात भर क्या हुआ है हुए हैं दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग रहे हैं। फिर पूरी रात अपने प्रियजन को याद करते हुए वो रोते रहे हैं। देखिए, तो एक-दूसरे से अलग होने के कारण ये जो चका-चकई हैं, ये रोते रहे हैं और सुबह होने के बाद वो एक बार फिर से मिल गए हैं और इसलिए उनका रोना क्या हो गया है, बंद हुआ है। तो पूरी रात अपने प्रियजन को याद करके रोते रहते हैं। अब बाल सूर्य उदित होने पर उनका रोना बंद हुआ है। क्यों रोना बंद हुआ है उनका चकवा-चकई का? क्योंकि वो सुबह वो मिल गए हैं एक-दूसरे से जो बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे। मानस सरोवर के किनारे शैवाल घास उगी उगी हुई है। देखिए जो जहाँ पर पानी होता है, वहाँ पर जो शैवाल होती है, जो काई होती है, वो जम जाती है, वो हरे रंग की होती हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने देखिए क्या कहा है, मानस सरोवर के किनारे जो शैवाल घास उगी हुई है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि यहाँ हरी दरी बिछा दी गई है। उस शैवाल को इस तरह की उन्होंने ये मतलब ये दिया है उपमा दी है कि जिस तरह की हरे रंग की दरी जो है वहां पर बिछा दी गई है और उस घास की डेरी पर चकवा चकई पूरी रात अलग होने पर अब सवेरे सवेरे प्रेम की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार दोनों पक्षी जो रात में बिछड़ गए थे एक दूसरे से वो सुबह एक दूसरे से मिल गए हैं और उन दोनों पक्षियों के मध्य प्रेम की छेड़छाड़ को होते हुए कवि ने देखा है, बादल को घिरते देखा है। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चका चकई का बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, जो महान सरोवर मतलब ये जो सरोवर है, ये जो झील है, उसके किनारे, तीरे मतलब क्या, किनारे पर शैवालों की हरी दरी पर, मैंने कहा जो शैवाल है हरे रंग की, वो ऐसे लग रहा है कि जहां वहां पर हरे रंग की दरी बिछा दी गई है और फिर इन पक्षियों को एक बार सुबह सुबह मिलने के बाद जो है उन्होंने अपना प्रेम कलह, प्रेम की लड़ाई छेड़ दी है और उसको कवि ने वहां पर देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब आगे चलते हैं। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर, शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत सहस्र सैकड़ों हजारों फुट, आपने देखा होगा हिमालय की जो ऊंचाई है वो सैकड़ों हजारों फुट है। तो ये जो दुर्गम मतलब कठिन बर्फानी जो घाटियां है उसमें शत सहस्र, कवि कहते हैं कि सैकड़ों हजारों फुट ऊंची बर्फ से ढकी घाटी है जहां मानव का पहुंचना जो है वो सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है वहां पर पहुंचना। ये दो पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आया? शत सहस्र फुट ऊंचाई पर हिमालय जो है सैकड़ों हजारों फुट जो है वो ऊंचा है और इस ऊंचाई पर सैकड़ों हजारों फुट ऊंची बर्फ से ढकी घाटी है जहां मानव को पहुंचना जो है वो बहुत ही कठिन है और वहां ऐसे मृग पाए जाते हैं, ऐसे हिरण पाए जाते हैं। आपने कस्तूरी मृग का नाम सुना होगा। जो कस्तूरी मृग मतलब एक इस तरह का हिरण है जिसके नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की सुगंध आती है। ऐसा मतलब हमने सुना है कि वो कस्तूरी की इतनी सुगंध होती है, उसको आती रहती है कि वो कस्तूरी को ढूंढते रहता है इधर-उधर उस सुगंध को। लेकिन वो उसके ही पास रहती है और उसे नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही कहा है कि सैकड़ों हजारों फुट ऊंची बर्फ से ढकी घाटी है जहां मानव का पहुंचना कठिन, मतलब मानव का पहुंचना वहां पर सरल काम नहीं है। तो वहां पर जो हिरण पाया जाता है, कस्तूरी मृग, अलख नाभि से उठने वाले, निज मतलब खुद के ही, निज मतलब अपने ही
उन्मादक मतलब वो पागल कर देता है, वो जो सुगंध है उसको। परिमत मतलब सुगंध के पीछे धावित हो होकर, तो वहाँ जो कस्तूरी मृग पाया जाता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, वह उसे दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका सुगंध जो है, वो उस हिरण को, वो मृग को क्या कर देता है, पागल कर देता है। और जब उसे वो कस्तूरी खोजने के लिए वो दौड़ता रहता है और उसे वो नहीं मिलती, तो उस समय वो अपने आप पर ही चिढ़ते हुए कवि ने उसको देखा है। इस पंक्तियों में ये कस्तूरी जो मृग होता है, कस्तूरी हिरण जो होता है, उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य तो आपको वहां पर सरलता से देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन ये हिरण जो है वहां पर दिखाई देता है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसे नहीं दिखाई देती। बस उसकी सुगंध जो है वो उसे पागल कर देती है, और वो कस्तूरी को खोजने के लिए इधर-उधर क्या होता है, दौड़ता रहता है, ये करता रहता है। और जब उसको वो कस्तूरी नहीं मिल पाती, तो वो अपने आप पर ही क्या हो जाता है, यहाँ पर दिया है देखो, अपने पर ही चिढ़ते देखा है, अपने आप के ऊपर ही वो गुस्सा हो रहा है, चिढ़ रहा है। इस तरह कवि ने वहां पर उसको देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह। देखिए, ये जो कुबेर है, ये धन की देवता है ऐसे मानते हैं, और इसका वर्णन कालिदास ने जो मेघदूत करके ये लिखा है, उसमें वर्णन आता है इसका, कुबेर का। कालिदास द्वारा जो रचना की गई है, जो किताब लिखी गई है, उसका नाम मेघदूत है। और मेघदूत में जो वर्णन किया गया है, उस वर्णन का कवि ने यहाँ पर बताया हुआ है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह। तो यहाँ पर नागार्जुन जी कह रहे हैं कि कालिदास जी के मेघदूत वाली जो रचना है, उसमें धनपति कुबेर की जो राजधानी है अलकापुरी, वो कहाँ गई, उनको वो वहां पर नहीं मिल पा रही है। तो वो वही पूछ रहे हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी अलका। तो अलकापुरी जो है ये कुबेर की राजधानी है। तो दोनों उनको वहां पर नहीं मिला है, हिमालय के यहाँ जहाँ वो गए हैं। तो कालिदास की रचना भी उन्होंने वहां पर ही की है। वहां पर जो है हिमालय की तलहटी का वर्णन वहां पर कालिदास जी ने किया हुआ है। तो वो दोनों वहां पर उनको नहीं मिल पा रहा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह। कहाँ गई उसकी अलका, वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु ढूंढा बहुत बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। देखिए, कालिदास जी को उन्होंने एक काल्पनिक कवि कहा है, और ये जो नागार्जुन जी है ये सत्यवादी है। इन्होंने जो भी वर्णन किया है वो वास्तविक वर्णन किया है, और कालिदास जी ने जो है वो एक कल्पना करके वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो नागार्जुन जी हैं, वो कालिदास को क्या कह रहे हैं, कल्पना के कवि कह रहे हैं। आपको यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि अ, नागार्जुन जी ने या कवि ने किसको कल्पित कवि कहा है, तो किसको कहा है, कालिदास को कहा है। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, जाड़ों मतलब सर्दी में, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझा नील से, गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब देखिए इसका, यहाँ पर उसका अर्थ है। अब देखिए, कौन उसका पता बता सकता है, वह तो छाया मात्र था। ये जो यहाँ पर बताया गया है कि मैंने देखिए पहले दो पंक्तियां है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह। तो जब नागार्जुन जी वहां गए हिमालय के यहाँ, तो उनको वो धनपति कुबेर भी दिखाई नहीं दिया, और ना ही उसकी जो राजधानी है अलकापुरी वो भी नहीं वहां पर दिखाई दी गई है।
फिर वो कहते हैं कि नहीं ठिकाना कालिदास के। तो कालिदास ने जो वर्णन किया है, व्योम प्रवाही मतलब आकाश में बहने वाली। व्योम मतलब क्या? आकाश में बहने वाली। जो गंगा जल का उन्होंने वर्णन किया है, उनको वहां पर ढूंढने के बाद वो गंगा जल का प्रवाह भी वहां पर नहीं मिला है। और वो आगे क्या कहते देखिए, तो वो कहते हैं कि ये जो कवि है कालिदास जी, ये क्या है? यहाँ पर वो बता रहे, देखिए, वह तो छाया मात्र था, शायद यही बरसकर वह अपना अस्तित्व खो चुका है। मेघदूत का भी उनको कहाँ पता नहीं चला है। वो मेघदूत को मानते हैं कि एक वो छाया मात्र था, और शायद वो यही बरसकर अपना अस्तित्व खो चुका होगा, इसलिए वहां पर उनको मेघदूत भी दिखाई नहीं दिया है। कवि अपना ध्यान वहां से हटा लेते हैं, क्योंकि वह तो कवि की कल्पना मात्र थी। लेकिन कवि ने ये भयंकर सर्दी के मौसम में, यहाँ पर उन्होंने कहा है, देखिए, मैंने तो भीषण जाड़ों में, कवि ने जो है भयंकर सर्दी के मौसम में आसमान को छूने वाली कैलाश पर्वत की चोटी पर बड़े-बड़े बादलों के तूफान के कारण भयंकर गर्जना के साथ आपस में टकराते हुए देखा है। कवि ने भावों में, विचारों में, अनुभवों में सच्चाई का वर्णन किया है, और इसीलिए उन्होंने कालिदास के मेघदूत की जो कालिदास द्वारा जो लिखित मेघदूत रचना है, उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। तो इस तरह यहाँ पर आप एक बार फिर से हम लोग, आपको शब्दार्थ यदि है तो यहाँ पर शब्दार्थ भी मैंने दिए हुए हैं। देखिए, बाल अरुण मतलब प्रातःकालीन लालिमा लिए हुए जो सूर्य है उसका विरहित होना मतलब अलग अलग होना। चिर अभिशापित होना मतलब हमेशा से उनको अभिशाप मिला है। शैवाल मतलब काई, क्रंदन रोना। प्रणय कलह मतलब प्रेम की छेड़छाड़। आपने देखा होगा तुंग हिमालय, ये शब्द आया था ना, तुंग हिमालय। तुंग मतलब क्या? ऊंचे। श्यामल नील सलिल, काला नीला जल। पावस वर्षा ऋतु। तिक्त मधुर। विषतंतु मतलब तीखे मधुर रेशे जैसे। उमस मतलब घुटन होना। दुर्गम, दुर्गम मतलब जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। सहस्र हजार। उन्मादक मतलब मस्त कर देने वाली। परिमल सुगंध। धावित होकर, दौड़कर। एक बार फिर से आपको कविता फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। पहले एक बार पढ़ के ये तीनों पंक्ति आपको, तीनों जो उसके हैं वो सुनाती हूँ। कविता का नाम पता है आपको? बादल को घिरते देखा है, और इसके कवि है नागार्जुन जी। नागार्जुन जी ने यहाँ पर जो प्रकृति सौंदर्य का, हिमालय का वास्तविक जो स्वरूप है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मैंने कहा है कि हिमालय का जो वर्णन है कवि ने यहाँ पर किया है। हिमालय की चोटियां जो है वो स्वच्छ बर्फ से ढकी होती है, और इन्हीं वहां कवि ने बादलों को घिरते देखा है। और वहां पर जो मानस सरोवर जो झील है, उसमें जो कमल के फूल खिले हुए हैं, उस कमल के फूलों पर कोमल शीतल की ओस की बूंदों को गिरते हुए कवि ने देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग मतलब ऊंचे हिमालय के थोड़ा नीचे कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, और उनका जो जल है सलील, वो श्यामल और नीले रंग का पानी है। और मैदानी प्रदेशों से जो हंस है वो तैरते हुए, वर्षा ऋतु के बाद जो वहां पर एक तरह की घुटन हो गई है कड़ी धूप के कारण, उससे छुटकारा पाने के लिए हंस जो है ये कमल के डंठल को खोजते हुए वहां पर तैरते हुए कवि ने उनको देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था।
बसंत ऋतु की सुबह है, मंद मंद था अनिल बह रहा। वहां पर जो हवा है वो मंद मंद बह रही है, और बाल अरुण की जो किरणें हैं, जो बाल सूर्य है, उसकी जो लाल लाल किरणें हैं वो आसपास की चोटियों पर वहां पर पड़ रही हैं। फिर उसके बाद वो चकवा चकई का जो पक्षियों का जो जोड़ा है उसके बारे में कहा है कि इनको एक तरह का शाप अभिशाप मिला हुआ है कि वो रात भर जो है एक मतलब अलग अलग होकर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं लेकिन वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग होकर ही उनको सारी रात बितानी पड़ती है। और जब ये रात्रि का जो अभिशाप खत्म हो जाता है, जब बाल सूर्य आ जाता है, तो बाल सूर्य के आने के कारण ये दोनों फिर से महान सरोवर के किनारे जो हरी हरी काई बिछाई गई है, दरी बिछाई गई है, उस पे अपना प्रेम विवाद, प्रेम की लड़ाई फिर से वो आरंभ कर देते हैं। और वो उनको प्रेम की लड़ाई छेड़ते हुए, प्रेम की ये छेड़ते हुए कवि ने उनको देखा है। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में, मैंने हजारों सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर जो बर्फ से ढकी जो घाटियां हैं, जहां मानव का पहुंचना सरल नहीं है, वहां कवि ने कस्तूरी मृग को देखा है। उसकी नाभि में जो कस्तूरी है, उसके सुगंध से वो उसमें एक तरह का मतलब ये हो गया है, वो उसको पागलपन आ गया है, वो ढूंढना चाहता उसको, वो सुगंध से मस्त हो गया है, उसको ढूंढना चाहता है, लेकिन कस्तूरी को खोजने के लिए वो दौड़ता रहता है, लेकिन कस्तूरी उसको नहीं मिल पाती है। और उसी समय कवि ने उसको अपने आप पर चिढ़ते देखा है। इस तरह का यहाँ वर्णन किया गया है। फिर आगे वाली जो पंक्तियां हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। तो मैंने कहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कुबेर और अलका हैं, तो कुबेर जो है धन की देवता कुबेर मानते हैं, और उसकी जो राजधानी है वो अलकापुरी है। और ये कुबेर और अलकापुरी का वर्णन जो है कालिदास के मेघदूत में आया हुआ है। कालिदास द्वारा लिखित जो उनकी रचना है उसकी वो है मेघदूत। उसमें ये कुबेर, धनपति कुबेर और उसकी अलका नगरी, अलकापुरी नगरी, उसका वर्णन वहां पर आया है। लेकिन जब कवि वहां पर गए, नागार्जुन जी, तो ना ही उनको धनपति कुबेर दिखाई दिया और ना ही उनकी अलकापुरी नगरी दिखाई दी गई। तो इसलिए वो कालिदास जी को कहते हैं कि वो कल्पना के कवि हैं। मतलब उन्होंने जो कुछ लिखा है, उनके द्वारा जो मेघदूत में जो लिखा गया है, वो काल्पनिक वर्णन वहां पर उन्होंने किया है। और नागार्जुन जी जो है वो सत्यवादी कवि हैं। उनके द्वारा जो उनको दिखाई दिया है प्रकृति में, वही वर्णन उन्होंने अपने कविता में किया हुआ है। फिर वो आगे कहते हैं, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, जो आकाश में बहने वाला गंगा जल का जो प्रवाह है, वो उसका भी कहीं ठिकाना उनको वहां पर दिखाई नहीं दिया है, वो गंगा जल का प्रवाह। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, उनको मेघदूत भी वहां पर दिखाई कि वो वहां पर क्या हो गए हैं, बरसकर जो है अपना अस्तित्व वो मिटा चुके हैं। फिर वो कहते हैं कवि को, जाने दो वह कवि कल्पित था। कालिदास जी जो है वो एक काल्पनिक मतलब कल्पना के कवि हैं। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भीषण सर्दियों में, भीषण मतलब भयंकर सर्दी के मौसम में, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभचुंबी जो कैलाश शिखर पर महामेघों को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा। तो इस तरह की एक कविता है। इसके मैंने शब्दार्थ भी आपको दे दिए हैं, आप चाहे तो बाद में देख सकते हैं इसको। एक बार पूरी कविता एक बार से पढ़ के सुना रही हूँ आपको फिर से। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं,
उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल आकुल होना मतलब व्याकुल होना, दुखी होना। तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल मतलब हवा, वायु। बाल अरुण मतलब बाल सूर्य। बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल के स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा के चिर अभिशापित निशा के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। क्रंदन मतलब रोना। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, सरोवर मतलब सरोवर, तीरे मतलब किनारे पर, शैवालोकी हरी दरी पर प्रेम कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम, दुर्गम मतलब कठिन, दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का कहाँ पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा यह, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में मतलब सर्दियों में, भीषण मतलब भयंकर, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभचुंबी नभ को छूने वाला जो कैलाश पर्वत है, कैलाश का जो शिखर है, महामेघों को, मेघों को, बादलों को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। इस तरह की ये कविता है। एक बार लास्ट पंक्तियों का फिर से अर्थ बता देती हूँ आपको। कि जो मेघदूत है उसका उनको पता नहीं है, तो वहां पर बता रहे हैं कौन उसका पता बता सकता है, मेघदूत का उसका कहीं पर पता नहीं है। वह तो एक छाया मात्र था, शायद वो यहीं बरस कर अपना अस्तित्व खो चुका होगा। कवि अपना ध्यान वहां से हटा लेते हैं, क्योंकि वह तो एक कवि कल्पना मात्र थी। कवि कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो उस तरह ये मेघदूत भी जो है कुबेर है या प्रवाही गंगाजल है, ये क्या है, कवि की कल्पनाएं थी सब, कालिदास जी की। लेकिन कवि ने वहां पर भयंकर सर्दी के मौसम में आसमानों को छूने वाली जो कैलाश पर्वत की चोटी पर बड़े बड़े तूफानों के कारण, झंझानील मतलब क्या, तूफानों के कारण, तूफानों के कारण भयंकर गर्जना के साथ आपस में टकराते हुए उनको देखा है, मेघों को, बादलों को। कवि ने भावों में, विचारों में, अनुभवों में उनकी सच्चाई का ही वर्णन यहाँ पर किया है। और कवि ने बादलों को हिमालय पर घिरते हुए देखा है। ये शब्दार्थ आपको फिर से दिखा रही हूँ। बालारुण, प्रातकालीन लालिमा लिए हुए सूर्य, सूर्य विरहित होना, अलग होना, चिर अभिशापित हमेशा से मिला हुआ उनको शाप है, अभिशाप है। शैवाल मतलब काई, क्रंदन मतलब रोना। दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जाए, या कठिन। सहस्त्र हजार, उन्मादक, मस्त कर देने वाली, परिमल सुगंध, धावित होकर, दौड़कर। व्योम प्रवाही मतलब आकाश में बहने वाला। मेघदूत, कालिदास जो कवि हैं उनके द्वारा लिखी गई एक रचना है।
कवि कल्पित, कवि के द्वारा की गई कल्पना, भीषण मतलब भयंकर, झंझानील मतलब तूफान। हमने पहले जो पंक्तियां उसमें देखा कि कवि ने हिमालय का वर्णन किया गया है। हिमालय के शिखरों पर जो स्वच्छ बर्फ से ढकी रहती है हिमालय की चोटियां, तो वहां पर कवि ने मानस सरोवर के झील में जो मानस सरोवर एक सुंदर झील है, उस झील में जो कमल के फूल खिले हुए हैं, उन उन पर कोमल शीतल ओस की बूंद को गिरते हुए कवि ने पहले इन 5 पंक्तियों में देखा है। फिर आगे उन्होंने फिर से हिमालय के यहाँ जो झीलें बह रही हैं, छोटी-बड़ी झीलें, उनका वर्णन किया गया है। उसके अंदर का जो पानी है, वो किस कलर का है? श्यामल नील कलर का है। ये वहाँ की नदियाँ जो हैं, बहुत ही स्वच्छता का प्रतीक यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर आगे हमने देखा है कि मैदानी प्रदेशों से वर्षा ऋतु के बाद कड़ी धूप के कारण जो है वातावरण में एक तरह का घुटन होने लगती है। इससे छुटकारा पाने के लिए जो हंस है कमल की डंठल को खोजते हुए वहां पर तैरते हुए कवि ने उनको देखा है। फिर आगे ऋतु बसंत का सुप्रभात था, सवेरा था, मंद मंद हवा बह रही थी, बाल सूर्य जो है उसकी मृदु कोमल किरणें आजू-बाजू के जो शिखर हैं, उन पर पड़ रही हैं। और फिर आगे उन्होंने चकवा-चकई जो पक्षी का जोड़ा है, उनको जो अभिशाप मिला है, उसके कारण रात काल में वो एक-दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर जैसे ही सवेरा होता है, तो वो सरोवर के किनारे जो शैवाल है, तो शैवाल की हरी दरी पर जो है एक बार अपना प्रेम कलह फिर से छेड़ते हुए कवि ने उनको देखा है। फिर उन्होंने आगे हजारों सैकड़ों हजारों फुट जो है ऊंचे हिमालय की घाटी में कस्तूरी मृग को देखा है, जो अपनी ही कस्तूरी के सुगंध के कारण उसके पीछे ढूंढ रहा है उस कस्तूरी को, लेकिन जब उसको कस्तूरी नहीं मिल पा रही है, तो अपने आप पर ही वो क्या हो गया है, क्रोधित हो गया है, चिढ़ता हुआ कवि ने उसको देखा हुआ है। फिर लास्ट वाले परिच्छेद में कालिदास जी द्वारा जो मेघदूत लिखी गई रचना है, उसका वर्णन उन्होंने कहा है। तो कालिदास जी को उन्होंने एक काल्पनिक कवि क्यों कहा गया है कि उनके द्वारा जो वर्णन किया गया था, धनपति कुबेर, उसकी अलकापुरी नगरी और उनके द्वारा जो आकाश में बहने वाला गंगा जल का जो प्रवाह है, ये सब बातें उनको वहां पर नागार्जुन जी को नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो कालिदास जी को एक काल्पनिक कवि कहते हैं, कल्पना के कवि कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि भयंकर सर्दी के मौसम में कैलाश शिखर पर जो है उन्होंने महामेघों को झंझानील से मतलब तूफानों से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस तरह उनके द्वारा इस कविता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमने देखा कि हिमालय का वर्णन हमने देखा है, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन हमें दिखाई दिया है और वो भी वास्तविक रूप से जो भी उन्होंने अपने आंखों से देखा है वही वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। उन्मादक का मतलब क्या होता है? उन्मादक, उन्मादक शब्द आया है ना बेटा वो। हाँ। उन्मादक होना मतलब वहां पर देखिए, एक मिनट, मैंने वो शब्दार्थ में दिया था, एक तरह का पागलपन आ जाना या फिर एक तरह का ये छा जाना उसमें। उन्मादक हो जाना मतलब मदमस्त हो जाना, उसकी सुगंध के कारण उसमें वो उन्मादकता आ जाती है, एक तरह का पागलपन आ जाता है। वो सुगंध उसको आती है ना, हिरण को, कस्तूरी को, सॉरी, हिरण को कस्तूरी की सुगंध आती है, इसके कारण उसमें मादकता या
वो हर्ष हो जाता है, एक तरह का पागलपन छा जाता है और उसको ढूंढते रहता है। और जब उसको वो कस्तूरी नहीं मिल पाती है तो वो अपने आप के ऊपर ही क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है बेटा। ठीक है मैम। हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। टीचर स्वर्णाभ मतलब? स्वर्णाभ मतलब स्वर्ण की तरह। हाँ, स्वर्णाभ मतलब क्या, स्वर्ण मतलब क्या, सुवर्ण। तो जो बाल सूर्य होता है बेटा, उसकी किरणें क्या होती हैं, लाल रंग की होती है, कोमल किरणें। तो जब वो अलग मतलब आजू बाजू की जो शिखर पड़ती है तो उसके कारण वो जो शिखर है वो स्वर्ण की तरह लगते हैं। टीचर मानसरोवर मतलब? बेटा वो जो हिमालय के बाजू में जो झील है मानस सरोवर, आप कभी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो मानस सरोवर आपको दिखाई देगा। वो बहुत ही सुंदर झील है जहां पर कमल के फूल खिले होते हैं बेटा। झील है वहां पे, झील का नाम है ये मानस सरोवर। अच्छा टीचर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम कौन सी चिड़िया को बोलते श्राप मिला था? बेटा वो यहाँ पर चकवा चकई नाम का एक पक्षी का जोड़ा है। तो यस इनको मैम। एक शाप मिलता है कि शाप मिला है, मतलब रात में वो एक दूसरे के बाजू में ही होते लेकिन उनको पता नहीं होता है, वो एक दूसरे से मतलब उनको एक दूसरे के बारे में अलग अलग हो जाते हैं और सुबह जब होते हैं वो फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। ओके तो मैम। वही उनकी प्रेम कला का जो ये है, लड़ाई छिड़ते कवि ने उनको देखा है वहां पर हिमालय में। यस मैम, ओके। थैंक यू। थैंक यू। टीचर बालरूण मतलब? बाल अरुण, अरुण मतलब क्या होता है, लालिमा। तो बाल सूर्य जो आज सवेरे का सूर्य आप देखोगे तो उसका रंग कैसे होता है बेटा, लाल रंग का होता है। तो इसलिए बाल सूर्य जो है उसको बाल अरुण शब्द कहा गया है। ओके टीचर। हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर आप पहले पैराग्राफ का पूरा अच्छे से उसका मतलब मीनिंग समझाइए ना। देखिए बेटा, पहले पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा है, अमल मतलब स्वच्छ, अमल का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ। धवल मतलब सफेद, गिरी मतलब पर्वत। तो ये जो स्वच्छ धवल स्वच्छ बर्फ जो गिरी है हिमालय के ऊपर, तो वो कैसी है, स्वच्छ बर्फ है। तो ये स्वच्छ बर्फ से ढकी जो हिमालय के जो शिखर है, बराबर, उस पर कवि ने बादल को घिरते देखा है। मैंने आपको चित्र दिखाया था शुरू में ही, वो आपने देखा है कि नहीं पता है। फिर छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तो मानसरोवर झील में जो सुंदर मानसरोवर भी सुंदर झील है, और इस सुंदर झील में जो कमल के फूल खिले हुए हैं उन पर कोमल शीतल ओस की बूंदों को गिरते हुए कवि ने देखा हुआ है। इतना ही मीनिंग वहां पर लेना है आपको। शिखरों को वहां पर उन्होंने क्या कहा है कि जो बर्फ गिरी है हिमालय की चोटी पर, तो वो क्या है बेटा, स्वच्छ और सफेद है। इसलिए उन्होंने वहां पर लिखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते कवि ने देखा है। और टीचर इस तरह हमने आज जो कविता देखी है उसका नाम है बादल को घिरते देखा है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। इन्होंने प्रस्तुत कविता में जो है प्रकृति सौंदर्य के वास्तविक रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो हमने देखा ही कि पहले परिच्छेद में उन्होंने किस तरह मानसरोवर में खिले हुए कमलों पर जो ओस की बूंदे हैं उनको गिरते देखा है। दूसरे इसमें उन्होंने हंसों को जो मैदानी प्रदेशों से जो हंस आते हैं वर्षा ऋतु के कारण जो है वातावरण में एक तरह की जो गर्मी बढ़ जाती है उससे छुटकारा पाने के लिए वो कमल के डंडल को खोजते हुए तैरते हुए कवि ने उनको देखा है। फिर आगे हमने देखा कि बाल अरुण की जो शोभा है उसके कारण आजू बाजू की जो शिखर है वो किस तरह स्वर्णाभ लग रहे हैं, स्वर्ण की तरह लग रहे हैं। फिर हमने चकवा चकई की जोड़े के बारे में देखा, उनको अभिशाप मिलता है, रात में वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर से सुबह अपना प्रेम कलह छेड़ते हुए कवि ने उनको देखा है। फिर आगे हमने कस्तूरी मृग के बारे में देखा, कस्तूरी मृग जो है वो कस्तूरी के सुगंध के कारण वो
उनमें एक उन्मादता आ जाता है, पागलपन आ जाता है, वो उसको ढूँढते रहता है और जब उसको वो नहीं मिलती है तो वो अपने आप पर ही चिढ़ते हुए कवि ने उनको देखा है। और लास्ट पैराग्राफ में कालिदास के द्वारा जो मेघदूत रचना लिखी गई है, उसमें उन्होंने जो धनपति कुबेर का वर्णन किया है, अलकापुरी का वर्णन किया है, वो उनको वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दिया है। इसलिए नागार्जुन जी ने कालिदास जी को कल्पना के कवि कहा है और वो कहते हैं कि उनके द्वारा जो भी वर्णन उन्होंने किया है वो वास्तविक वर्णन उन्होंने किया है और उन्होंने भीषण सर्दियों में भी कैलाश शिखर पर महामेघों को तूफानों से गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। थैंक यू।